चल स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में। और आज हम खास मुलाकात के कार्यक्रम में खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, 5वां 6वां दिन बीत चुका है, बहुत सारे ऐलान कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। आज हम इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सौगात दी गई है, कहाँ पर शिक्षा के लिए किस प्रकार का प्रावधान किया गया है, किसानों के लिए किस प्रकार का प्रावधान किया गया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या चीजें इस पर मिलने वाली हैं। इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है, मैं आपको परिचय करा दूं, देव गोस्वामी जी हैं। मुंगेली जिला की अगर बात करें तो ये व्यवसायी भी हैं, साथ में ये शिक्षा दीक्षा से भी जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे स्कूलों के टेंडर होते हैं, बच्चों को कॉपी, पुस्तक, पेन, सब चीजें इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। साथ में कवि भी हैं हमारे साथ। दूसरे शख्स आज मौजूद है हमारे साथ चर्चा करने के लिए, रफीक सर है हमारे साथ, बहुत ही सीनियर माने जाते हैं मुंगेली जिला की अगर बात करें तो। इनके द्वारा बहुत सारे लेख लिखे जाते हैं, तरह तरह प्रकार के कार्यक्रम इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हम सभी विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। धन्यवाद सर। मैं पकड़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ। सर, तो जैसे अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया है, चल रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद फिर हम मुद्दों की बात करेंगे कि क्या कुछ किसकी झोली में आया है। जी, क्या कहेंगे अभी? क्या है कि सरकार जो होती है बजट में हर वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास करती है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया की तर्ज पर यह अच्छी शुरुआत की है। और उनका जो नरवा, गुरवा, बाड़ी और ये योजना है, साथ ही मैं क्षेत्रीय मुंगेली जिला के लिए कहूँ, कृषि महाविद्यालय लोरमी में उसका स्वागत किया जाए। साथ ही पेयजल के लिए जो इसके पहले माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि खुड़िया से मुंगेली जिला को पेयजल की सौगात दी जाएगी, यह भी स्वागत योग्य है। मैं एक पेंशनर वर्ग से जुड़ा हूँ, इसलिए वैसे हमारे कर्मचारी नेता इस बात का स्वागत करते हैं कि 16,000 जो शिक्षा कर्मी का इन्होंने संविलियन किया है, ऐतिहासिक कदम है। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने जो बात की थी दैनिक वेतन होगी अनियमित कर्मचारियों के लिए, तो इस सत्र में, इस बजट में उसकी कोई झलक नहीं दिखी है। यद्यपि कि वह आगे करेंगे, करना ही है। हम लोग प्रांतीय स्तर पर हमारे नेताओं ने, पेंशनर संघ के नेताओं ने, जगत सिंह जी बैस जी ने सेंट्रल पेंशन सेल जो अभी भोपाल में है, और वह नए छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद रायपुर राजधानी में बने, इसकी मांग कई बार हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि जो पेंशनर हैं उनको तो ज़्यादा दुविधा नहीं होती, जो परिवार पेंशनर हैं उनको भोपाल से पत्र व्यवहार करने में भारी दिक्कतें पेश आती हैं। और ऐसे ही अब क्या है, सरकार ने 65 वर्ष के बाद जो 65 वर्ष के नागरिक हैं उनको जो APL स्मार्ट कार्ड की सुविधा देना बंद कर दी है। इसलिए हमारे पेंशनर साथियों ने 1,000 मेडिकल भत्ता की मांग की है, वह भी सरकार के सामने विचारणीय है। चलिए सर, तो ये इन मुद्दों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ देव जी भी हैं। देव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो छत्तीसगढ़ विधानसभा जो सत्र अभी चल रहा है, इसमें बहुत सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा की गई हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बार के बजट से? किसे क्या कुछ मिल रहा है? मैं पकड़ रहा हूँ सर। जैसे सरकार ने स्लोगन दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, उनके इस स्लोगन से ही यह आभास हो रहा है कि वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आज वो सोच रहे हैं कि वो किस प्रकार से होना चाहिए, जनता कैसे सुखी हो और सभी वर्ग कैसे सुखी हो। उनके विचार से जैसा उन्होंने बजट निकाला है, तो उस हिसाब से अच्छा लग रहा है। और सरकार से जैसी अपेक्षा थी लोगों को, वैसी अपेक्षा में ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल, मतलब सरकार ने बजट अभी पेश किया है, उसके ऊपर खरे उतरेंगे, ये आपके द्वारा कहा जा रहा है। चलिए, सही है।
आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर। मैं आपको बता दूं चैनल को आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं। खास मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है हमारे साथ स्टूडियो पे। उस विषय पर चर्चा करने के लिए, बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं रफीक सर हमारे साथ हैं, देव गोस्वामी जी हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल को लाइव देख रहे हैं तो अभी इसका लिंक को आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बजट को लेकर उनके मन में जो दुविधा है चीजों को लेकर, योजनाओं को लेकर है, वो सभी चीजें उनको विस्तार से हम यहाँ पे बात करने वाले, समझाने वाले, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं। चाहे हम न्यास योजना की बात करें, अभी धान खरीदी का विषय बहुत आया हुआ था, बहुत सारे अभी इसमें झगड़े लड़ाइयाँ हुई, सड़कें रोकी गई, बहुत उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा किसानों को। तो हम सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो निवेदन है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचे, लिंक पहुंचे और लाइव आप इन चीजों के बारे में जानें। चलिए हम बात करते हैं सर, अभी जो बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें किसानों के लिए क्या कुछ विशेष इस बार कहा गया है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि हम धान का समर्थन मूल्य इतना देने वाले हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे नियम कानून इस बार बना दिए गए कि हम पहले इतना ही 15 कुंटल ही लेंगे कि इतना पैसा में ही लेंगे करके बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे उठे थे। क्या मिला इस बार के बजट से किसानों को? धान खरीदी के संदर्भ में जो सरकार की योजना थी बहुत हद तक तो सही है, पर शुरू से ही इसमें समस्याएं आई कि धान का उठाव, कुछ प्राकृतिक प्रकोप भी, उसके कारण जो किसानों को बहुत यातना और पीड़ा से जूझना पड़ा। इधर ये बात तो हुई कि किसान जूझ रहे हैं, उधर उन पर लाठीचार्ज किया जाना भी ये प्रशासनिक बेरहमी कही जा सकती है, जो कि नहीं होना था। एक तरफ आप किसानों को, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए धान का उचित मूल्य देना चाहते हैं, फिर उनकी मांग पर, क्योंकि कई दिन तक टोकन लेने के बाद पीड़ा झेलते रहे किसान, तो ये बहुत हद तक के सरकार तो चाहती है कि हर फील्ड में कार्य करते हैं, उनके साथ भी बहुत दिक्कत। कई स्थान में वो टोकन के बाद वो कंप्यूटर ही बंद हो गया, कंप्यूटर के जो ऑपरेटर थे उनने मतलब सहयोग नहीं किया। उसी तरह प्रबंधकों के साथ भी किसानों की झड़प हुई। तो जो भी बातें हैं दोनों पक्ष से कहीं न कहीं तो मतलब चूक हुई, तो इस पर भी ध्यान प्रशासन को एक समीक्षा। जी बिल्कुल, मतलब उसके लिए जैसा आपने कहा कि प्रशासन तो चाहती है, सरकार तो चाहती है धान खरीदना, लेकिन जो निचले तबके के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही एक तरह से कह सकते हैं, जिसकी वजह से किसानों को समस्या का सामना करना। देव जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसा कि सर कह रहे हैं कि सरकार तो चाहती है धान को खरीदना, लेकिन जो प्रशासनिक जो अमला है, जो छोटे तबके के कर्मचारी हैं, प्रबंधक की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, तो इनकी कितनी गलती आप इसमें देखते हैं? और उसके बाद अब जब बजटों का ऐलान कर दिया गया है, इसमें अब कितना फायदा होना है किसानों को? जहाँ तक तो मेरा सोच ये है कि सरकार कोई नीतियों का निर्धारण करती है, लेकिन उसके नीतियों के निर्धारण को कर्मचारी कितना समझ पाते हैं और उसको किस प्रकार से क्रियान्वित करते हैं, इसको भी किसी पहलुओं पे देखा जाए तो क्या होता है। जैसे कि खरीदी के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जैसे बारदाने की सुविधाएं होनी चाहिए थी, और इसमें जो राशि है तय किया गया था, या क्रय कितना क्वांटिटी में कितने लोगों को खरीदी करना है, तो यहाँ पर कुछ अनियमितताएं जो है आम पब्लिकों के द्वारा भी करी जाती है, जो बिना सोचे समझे अगर मान के चलो ये कहने लगते हैं कि हमारे इतने क्विंटल धान को खरीदा नहीं जा रहा है, या जो है या बारदाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसमें कुछ कर्मचारियों का भी दोष होता है जो पहले से पूर्व सुनियोजित नहीं कर पाते हैं, और ऐसी समस्याओं के कारण भी सरकार को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल एकदम सही है। तो इसीलिए जी मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, इसीलिए हो सकता है कि जो सरकार के द्वारा भी जो बजट का ऐलान किया गया है उसमें एक न्याय योजना का प्रावधान उन्होंने किया है। न्याय योजना के तहत किसानों को काफी सारी रकम देने का उन्होंने बात किया है, बहुत सारे पैसों का ऐलान उन्होंने किया है। क्या कहेंगे न्याय योजना जो है सरकार जो इस बार उसके लिए भारी रकम जो अदायगी कर रही है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? न्याय योजना तो स्वागत है, पर उसमें भी जैसे कि गोस्वामी जी ने अभी बताया, किसान लोग भी शॉर्टकट से जाकर के अपना जो वो है वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं। लोरमी में यही बात हुई अखरार में,
कई कुंटल धान जब्त क्यों हुआ? भैया प्रबंधक के पास गए हैं, उसकी आपके पास रसीद है, टोकन है, तो उसको ना करके उससे मिल करके पहले से जाके वहाँ जमा कर दिए। प्रशासन को मजबूर होकर के कई कुंटल धान 40 कुंटल से अधिक लोधमी के अखरार में हुआ। तो ये न्याय योजना का तो स्वागत है, हर किसान स्वागत करेगा और मैं किसान पुत्र हूँ इसलिए भी मैं इसका स्वागत करूंगा। जी बिल्कुल, मतलब किसानों के लिए हितकर है। न्याय योजना का सीधा सीधा संबंध ये है कि जिन किसानों के ऊपर या किसानों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे वर्तमान सरकार के ऊपर कि सरकार ने गफलतबाजी की है, सरकार ने गद्दारी की है, वादाखिलाफी की है, तो उस चीजों को लेकर यहाँ पर खंडन किया जा रहा है उनके द्वारा और वो कह रहे हैं कि किसी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा, हम उनके ऊपर न्याय करेंगे और यही वजह थी। क्या कहना चाहेंगे देव जी? मैं तो कहना चाहूँगा न्याय योजना बहुत अच्छी योजना है और अपेक्षा भी है कि जैसे सरकार ने न्याय योजना को लागू किया है उस प्रकार से उस पर अच्छा से अमल करेंगे और प्रशासनिक सुविधाएं देते हुए आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। ये ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार नई नई योजना तो बना देती है लेकिन कहीं न कहीं कुछ खामियां, कुछ त्रुटियां रह जाती है जिसके चलते समस्याओं को झेलना पड़ता है। अगर न्याय योजना का सही लाभ मिलता है तो किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, आम पब्लिक के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। इससे जो आज के डेट में कहा जाए कि जो समस्याएं पैदा होती है, आपसी रंजिश होते हैं, वो सारी समस्याएं, जैसे कर्मचारी अधिकारियों का भी एक ओहदा होता है, उनको जो कहा जाए तो एक जो अधिकार होता है, उन अधिकार से उठ करके वो भी कार्य नहीं कर सकते और ऐसी स्थिति में अगर किसी भी प्रकार का दबाव उनके ऊपर बनाया जाता है तो यहाँ पर जो असमंजस्य पैदा होते हैं, ऐसी समस्याओं का समाधान इस न्याय योजना से मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। जी बिल्कुल, तो न्याय योजना से लाभ मिलेगा। सर मैं आपसे एक चीज और, क्योंकि धान के विषय में अगर चर्चा निकली है तो हम आपको बता दें कि भाई आरजे रामझाझर ने भी किसानों के मुद्दों को रखा था। बहुत सारे हमारे जो सड़कें हैं, पथरिया क्षेत्र की बात करें, बिल्हा क्षेत्र की बात करें, मसूरी क्षेत्र की बात करें, तो सड़कों को किसानों के द्वारा जाम कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि 20 तारीख को सरकार ने ऐलान किया था कि हम अंतिम धान खरीदेंगे, लेकिन चूंकि किसानों का धान बिका नहीं था, वो बेच नहीं पाया था अपना धान, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई समय पीरियड को बढ़ाया जाए, जिन किसानों का टोकन काट लिया गया है एटलीस्ट उनका धान को खरीदा जाए, ये करके वो रोड जाम कर दिया गया था, जिसको हमने अच्छे से कवरेज किया था। उसके बाद फिर किसानों का धान खरीदने के लिए उन्होंने बात कही कि जिनका टोकन, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें, आज 5 मार्च होने को है, आज 4 मार्च है, कल 5 मार्च हो जाएगा, अब तक बहुत सारे किसानों का धान मंडियों में रखा हुआ, अब तक खरीदा नहीं गया है। क्या कहेंगे इस विषय में? जी सरकार संवेदनशील है, इससे तो इनकार नहीं है, पर जो प्रशासनिक अमला है उसमें जो लोच आता है, उसमें जो कमी आती है, उसके लिए त्वरित कार्यवाही के लिए सरकार इस संवेदनशीलता को समझे और किसानों का दर्द समझकर, चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान पुत्र हैं, इसलिए उनसे अपेक्षा और अधिक अपेक्षा हो जाती है। और कोई शायर जब ये कहे कि मसला ये नहीं कि इसे हल कौन करे, मसला ये है कि इसमें पहल कौन करे, तो मंत्री जी जब पहल कर रहे हैं और प्रशासनिक जो अमला है उसकी कमजोरियों को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते, मुख्यमंत्री प्रशासन में कहाँ कहाँ कमजोरी है, कहाँ कहाँ लोच है, इस बात से अवगत रहता है और इसलिए उसमें त्वरित कार्रवाई का निर्देश दे करके जो पीड़ित किसान अभी जो बचे हुए हैं उनका दर्द समझें। और ये जो बजट सत्र है, हर सरकार संवेदनशील होती है, बजट सत्र ही नहीं, ये हर वर्ग सही रहे और जनता को अधिक से अधिक सामान्य व्यक्ति को लाभ मिले। जी, तो किसान भी सामान्य व्यक्ति है और उसके लिए मतलब कि किसानों के दुख दर्द को सरकार ने समझा और न्याय योजना के तहत 5100 करोड़ रुपए का उन्होंने ऐलान किया हुआ है और सभी धान को खरीदा जाएगा। सर अभी इन्होंने एक स्लोगन के थ्रू अपनी बात इन्होंने रखी, आप क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों में, क्योंकि आप कभी भी हैं, क्या कहेंगे 2 शब्दों में सर किसानों के लिए धान खरीदी को लेके? जी मेरा मानना तो यह है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, और पोसे पाले सब। छत्तीसगढ़ के लिए आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार जो भूपेश सरकार जी हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना जो कार्यकाल है उसको बहुत भली भांति अच्छे से चलाने का जो प्रयास कर रही है सरकार। तो इसमें एक सिक्का के तो 2 पहलू होते ही हैं कि कहीं न कहीं अच्छा करते करते कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाती है। अब इसमें जैसे अभी हमने धान के बारे में चर्चा किया, धान खरीदी के बारे में चर्चा किया, तो इसमें किसानों का दुख
साफ साफ स्पष्ट देखने को मिलता है। लेकिन इसके पीछे का और भी कोई कारण होता है, जैसे प्राकृतिक आपदा है ना, अचानक अनायासी वर्षा हो जाना है ना, किसानों को सुविधा मुहैया नहीं हो पाना किसी कारणवश है ना, तो इसके चलते क्या होता है, जो समय अवधि में अगर कार्य पूरा नहीं होते हैं तो ऐसी भी बातें जो है उसको लोग अलग अलग तरीके से कहने के लिए सोचते हैं है ना। अगर सत्ता पक्ष और के लोग जो हैं वो उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो वहीं पर और भी जो अगेंस्ट पार्टी हैं वो लोग सोचते हैं कि इस पर कैसे चर्चा करी जाए और लोगों को, तो ये सारी बातें होती रहती हैं है ना। तो इस प्रकार आपका जो टॉपिक था, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे थे सर, कि जो हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे वो मुद्दे के मैं एक बार फिर से आपसे चाहूंगा कि आप उसको जी हम बात करते हैं सर कि अंतिम रूप से जो न्याय योजना है जिसके तहत 5100 करोड़ रुपए की राशि अब किसानों के लिए आवंटित सरकार द्वारा कर दी गई है, तो जो तकलीफों का सामना किया जिन किसानों ने मंडी में अभी तक धान रखे हुए हैं, अभी तक उनको खरीदा नहीं गया है, तो इस बजट की घोषणा के बाद उनको राहत मिलेगी। जो दुख तकलीफ उन्होंने जो सहा है पिछले 1 महीना से 2 महीना से, जो मंडियों में सो रहे हैं, रजगा कर रहे हैं, जी इस विषय में आपसे जानना चाहूँ, क्या कहेंगे? ये सरकार ने अगर योजना निकाली है और इसके तहत उन्होंने जो आवंटन किए हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ किसानों को ही मिलेगा, उन वर्गों को मिलेगा जो इसके हकदार हैं, और ये अपेक्षा है और सरकार से बिल्कुल अपेक्षा है कि वो ऐसा करेगी। जी बिल्कुल। चलिए, तो अभी जैसे हमने अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में बात की कि सरकार तो चाहती है धान खरीदना, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की निष्ठुरता या लापरवाही या कमजोरी की वजह से वो क्या है, जबरदस्ती डिले होता है कोई भी काम। तो यहीं पर सरकार ने शिक्षा कर्मियों के लिए सविलियन की घोषणा कर दी है। पहले भी लगभग काफी सारे किसान जो शिक्षा कर्मी उनका सविलियन की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन जो बचत जो शिक्षा कर्मी थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, वो लगातार मांग कर रहे थे, और उनकी बातों को इस बार मुख्यमंत्री साहब ने सुना है, और सुनने के बाद जिन शिक्षा कर्मियों का 2 वर्ष पूरा हो गया है उनको हम सम्मेलन करेंगे, ये बात उन्होंने कहा है। क्या कहेंगे, केवल शिक्षा कर्मी? क्या कि 16,000 शिक्षा कर्मी हमेशा आंदोलित होते रहे, पीड़ित होते रहे, क्योंकि जो सामान्य शिक्षक है उनके बराबर उनको एक तो कम वेतन मिलता, उनके साथ भेदभाव किया जाता, और ये संपूर्ण शिक्षा कर्मियों का सम्मेलन ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। 20 जुलाई से जो हमारे शिक्षक साथी हैं एक शिक्षा का वातावरण और आगे बढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को राष्ट्र की धारा से जोड़ेंगे, ये बहुत अच्छा कदम है। पर क्या है कि समस्याएं बिल्कुल बनी ही रहती हैं। चाचा गालिब भी कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले यार, वहाँ फिर भी कम निकले। अब क्या करेंगे, कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, कोई प्रधानमंत्री आ जाए, समस्याओं को समाप्त नहीं कर पाएगा, ये संतुष्ट नहीं किया। हाँ, ये 1,31,000 जो शिक्षा कर्मी थे उनका संविलियन किया जा चुका था। हाँ, और अभी 16,000 बचे हुए हैं, उनका संविलियन किया जाएगा। सर क्या कहेंगे इस बारे में? गालिब की बात इन्होंने कह दी, आप क्या कहेंगे? देव गोस्वामी क्या कहेंगे? गिर कर उठना, उठ कर चलना, एक रंग है संसार, घर में वीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत और हार। होता क्या है कि अपने अपने अधिकार के लिए जो उन्होंने इतना प्रयास किया था, काफी सारी बातें आपको देखने सुनने को मिली थी। शिक्षा कर्मियों ने संविलियन के मांग को लेकर के काफी बड़े बड़े धरने दिए, प्रदर्शन किए, और जिससे शासन प्रशासन को भी काफी दिक्कतें आई और बच्चों की शिक्षा में भी काफी दिक्कतें आई। लेकिन सरकार ने उनके भावनाओं को समझते हुए जो कदम उठाए हैं, सराहनीय कदम उठाए हैं, उनके लिए उनको निश्चित ही वो धन्यवाद के पात्र हैं। और लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी शासकीय कार्यों के लिए अगर हम अपने कार्यों का सही संपादन नहीं कर पाते हैं, तो यह निश्चित ही देश के विकास को या राज्य के विकास को रोकने में दीमक की तरह कार्य करती है। तो सर जैसे कि अभी ये तो शिक्षा कर्मियों के लिए इन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया, बचत 16,000 जो शिक्षा कर्मी हैं उनके लिए संविलियन की घोषणा कर दी गई। लेकिन आंदोलन की अगर बात करें तो आपके कोटवार जो संघ है वो भी आंदोलन कर रहे थे, जो मितानिने हैं वो भी आंदोलन कर रही थी, बहुत सारे छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं वो सभी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई विशेष घोषणा नहीं हुई, सिर्फ शिक्षा कर्मियों के लिए। क्या कहेंगे? एक ही साधे सब सधे, सभी साधे सब जाए कहा गया है कि अगर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है
तो एक कार्य को अगर पूरा एक एक करके ही पूरा किया जा सकता है, सारे कार्यों को एक ही समय पे पूरा नहीं किया जा सकता। तो सरकार अगर अपनी नीतियों के साथ और अपने जो जिस प्रकार से साधन बनाए गए हैं तो उनको साथ ले करके अगर एक अच्छा कार्य कर रही है, तो मैं एक व्यापारी भी होता हूँ, मैं सारे पक्षों को जब देखता हूँ कि हमें खरीदी कैसे करना है, हमारे पास आर्थिक क्या सुविधाएं हैं और इसी प्रकार हमारा जो सेल है वो किस प्रकार से जा रहा है, इसी प्रकार से अगर हम इन पहलुओं को इससे जोड़ करके देखें तो सरकार के पास भी बहुत सारे समस्याएं होती है, आर्थिक समस्याएं होती है और कई प्रकार की समस्याएं होती है, तो उनको भी साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो एक एक करके अगर वो कार्य करते हैं तो इससे बेहतर कार्य होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, मतलब अभी किसानों को और आपके शिक्षा कर्मियों को भी राहत की बात हमने कर दी। जो बचत जो कर्मचारी जिन्होंने आंदोलन कर रहे थे या जिनको आवश्यकताएं थी कुछ मांगों की, तो उनको भी धीरे से पूरा कर दिया जाएगा, ये शुरुआत है। चलिए एक बड़ी बात यहाँ पर आई है कि जो छत्तीसगढ़ में राम जी का जो क्षेत्र था जहाँ से राम जी गमन किए हुए थे, तो एक राम गमन पथ का निर्माण किया जाएगा। इस विषय पे भी उन्होंने काफी सारे पैसों का ऐलान किया है। इस विषय में क्या कहेंगे राम जी के बारे में? ये रामगमन पथ निश्चित रूप से स्वागत योग्य सरकार का कदम है, और राम तो भारत के हर क्षेत्र में धूली धूली में रण रण में बसा हुआ है। इसलिए ऐसा दावा करना कि रामगमन क्षेत्र के बदले हम यदि उनके आदर्शों का अनुकरण करें तो ये जो मतभेद है और आपस में जो छीना झपटी है, ये राष्ट्रीयता की जो कमी है वह कभी ना आए। राम का आदर्श सारे हिंदुस्तान का आदर्श है, किसी छत्तीसगढ़ का नहीं, वो तो पूरे विश्व का। मैं कहूँ कि राम के चरित्र पर जितने ग्रंथ लिखे गए भारत में ही नहीं विश्व में, और उस पर जितनी भी टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उसको यदि कोई अमल में ले आए, 2 चौपाई भी, तो मैं नहीं सोचता कि राम वन गमन के लिए सरकार खर्च करेगी। तभी जो उसका आदर्श है, उसका जो आचरण है, मर्यादा पुरुषोत्तम का जो भाव है, तुलसीदास जी ने कहा कि मोहि कपट क्या है, पंक्ति बोल रहा हूँ, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भाई मन से हम अपना छल छिद्र और कपट निकाल देते हैं तो राम कृष्ण की धरती तो है। अब उसके लिए एक वनगमन मार्ग निकाल करके एक है, वैसे अनुकरण है, आदर्श है, पर समूचा आदर्श अपने आचरण में उतारना है। जी, तो सर आपने कहा, चलिए ठीक है, पथ बनाकर ही हम उनके वो उपदेश हैं या उद्देश्य हैं उनका अनुसरण नहीं कर सकते। पथ एक मार्ग नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? 10 करोड़ रुपए की राशि उसमें डाली गई है कि हम राम वन गमन पथ जो जहाँ जहाँ से वो गुजरे थे वहाँ पर हम धरोहर के रूप में उसको जो आपके एक तरह से जो सैलानी जो आकर्षण का केंद्र उसको बनाने वाले हैं, उनके बारे में हम पूरा विस्तृत जानकारी वहाँ पर देने वाले हैं। इससे जो राम की बातें हैं वो लोगों तक स्पष्ट रूप से जा पाएगी, उस क्षेत्र की वैल्यू निखर कर सामने आएगी, वहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके आय में बढ़ोतरी होगी, उनको सपोर्ट होगा। क्या कहेंगे इस बारे में? 10 करोड़ रुपए वहाँ पे रखा गया है इसके लिए। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो रामगमन पथ का जो निर्माण कर रहे हैं, इससे ये भी कहा जा सकता है कि सरकार जो है संस्कार छत्तीसगढ़ में जो एक आस्था है, एक संस्कार है, उसको चरितार्थ करना चाहती है, लोगों के बीच में लाना चाहती है, जिससे एक संस्कार सामने आए, और ऐसा करके एक छत्तीसगढ़ को सुसज्जित संस्कारित दृश्य जो है विश्व पटल पे दिखाना चाहती है। और इससे लोगों में संदेश जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो संस्कारों का जो भंडार है, यहाँ जाति धर्म भेदभाव नहीं है, यहाँ लोगों में एक मार्मिक आस्था है लोगों के तो जो है, और धार्मिकता से लेकर के एक संस्कार के प्रति उसको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है सरकार की जो सोच होगी। लेकिन एक शायर ने या कवि ने ये कहा है कि बंद करो अब काम कबीरा, चलो हो गई शाम कबीरा।
दोनों मुझको एक से लगते, क्या रहीम क्या राम करूं, क्या रहीम क्या राम करूं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी धर्म को, एक समुदाय को आगे ला करके किसी को पीछे करने का ऐसे कोई भावना तो नहीं होनी चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में ये सब चीज देखने को मिलता है। सरकार सभी जाति धर्मों को साथ लेकर के चल रही है ना, और यही अपेक्षा है कि सरकार बेहतर काम करेगी। आज रामगमन पथ का निर्माण करना और लोगों के बीच में ये भाव जागृत करना कि आदर्श क्या होता है, आदर्श को, चरितार्थ को सामने लाने का एक प्रयास किया जा रहा होगा, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। तो रामगमन पथ एक मार्ग तो नहीं है, लेकिन एक रास्ता है उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, ये तो अच्छा मुद्दा था। झीरम घाटी में जो शहीद हुए थे, एक बड़ी दुखद घटना घटी थी छत्तीसगढ़ के इतिहास में। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का काला दिन के रूप में उसको हम जानते हैं। तो उसमें जो शहीद हुए थे उनके लिए स्मारक बनाने की बात करी गई है। जो अटल नगर है, जिसको हम अपना नया रायपुर बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ पर शहीदों के लिए स्मारक बनाया जाएगा। क्या कहेंगे इस विषय में आप? स्मारक निश्चित रूप से उन राष्ट्रभक्तों के लिए जो झीरम घाटी में शहीद हुए, एक तरह से श्रद्धांजलि है। और यह जो श्रद्धांजलि है सबके, मतलब केवल किसी पार्टी की बात नहीं है कि झीरम घाटी के लोग जो थे मतलब इस पार्टी से संबद्ध थे, इसलिए ही झीरम घाटी जो है, श्रद्धांजलि जो है नवा रायपुर में स्मारक जो है, तो इस दृष्टि से भी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। सेंसिटिव है, सिंसियर है सरकार। झीरम घाटी जो है हम सबके आदर्श के मतलब प्रतीक रहे, जितने भी एक साथ वास्तव में एक दिन जो कत्लेआम होना बहुत माने काला दिन कहा जाए एक लोकतंत्र के इतिहास में। उसके लिए स्मारक और श्रद्धांजलि, ऐसी घटना फिर दोबारा न घटे, हर सरकार तत्पर रहे। और माओवाद से निपटने के लिए अधिक से अधिक हम तो यहाँ तक कि अभी भी दिल्ली में जो दंगा फसाद हो रहे हैं उसके लिए सेना को बुलाए जाने की मांग की जा रही थी। यहाँ क्यों नहीं बुलाया जाता माओवाद से निपटने के लिए? जो 10 मिनट में माओवादी जितने सफाया हो जाएंगे, सरकार की जो घोषणा है वो हो जाए। तो बार बार हमारे जो आदिवासी हैं, जो हमारे सेना के लोग हैं, तो समाज में तो बच्चे कम से कम। तो इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जब लालपुर में वहाँ होता है, कलकत्ता में तो 10 दिन में सेना बुला ली जाती है, लेकिन दिल्ली का हिंसा हो रहा है, छत्तीसगढ़ में और बिहार में, रांची में, एक छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में माओवाद का जो कत्लेआम है उसको बिल्कुल सफाया किया जाए, सेना को बुलाकर। जी बिल्कुल, सेना को बुलाकर सफाया किया जाए। सर आप क्या कहेंगे इसी विषय पे? झीरम घाटी शहीदों के लिए स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए भी काफी अच्छी खासी रकम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वहाँ पर दी गई है। रमन सिंह की सरकार थी तब ये घटना घटी थी, और अब कांग्रेस की सरकार है और उनके द्वारा अब शहीदों के लिए स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। रमन सरकार के द्वारा नहीं किया गया, क्या कहेंगे इस विषय में? जहाँ तक तो मैं कहूँगा कि सरकार की सोच बहुत अच्छी दिशा पे जा रही है कि जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो राज्य के लिए जो हमारे नेता होते हैं, वो नेता अगर किसी समाज के लिए सेवा करती है, समाज सेवा के लिए अगर हम अपना नेतृत्व करने वाला चुनते हैं, तो ऐसे नेताओं के लिए अगर जो किया जा रहा है, तो ये कहा जाए तो इससे कोई हमारा उद्धार तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एक जो याद है, इससे हमारे को एक प्रेरणा मिलती है कि जो देश के लिए शहीद होते हैं, हम उनके बलों को कैसे भूल जाएं, जो हमारे लिए अपना जान न्यौछावर करते हैं। लेकिन सरकार का ध्यान मैं और केंद्रित करना चाहूँगा कि वर्तमान जो सरकार हैं, उनका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि जो शहीदों के परिवार हैं, जो अलग अलग कस्बों में, शहरों में बसे हुए हैं, और जिस भी कारण से उनका जो कहा जाए तो शहीद हुए हैं, तो उनके परिवारों के प्रति भी संवेदना जाहिर करते हुए उन पर ध्यान दें। और सबसे बड़ा दुख का बात तो ये होता है, हम देखते हैं कि जब कोई कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ऐसे समय पर उन्हें विशेष रूप से एक स्थान देना चाहिए, उनके परिवारों को स्थान देना चाहिए।
ये मेरी एक अपनी पर्सनल राय जी। है ना। सरकार ने तो बहुत अच्छे कदम उठाए हैं उनके स्मारक बना करके, जी। लेकिन यही स्मारक अगर पूरे जितने भी शहीद हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ से, और उनके भी स्मारक अगर उनके निजी ग्राम में बनाया जाए तो इससे एक और अच्छी प्रेरणा जगेगी, गाँव वालों के लिए भी अच्छा संदेश जाएगा। ये मेरी सोच है। जी, तो बिल्कुल। सरकार से मैं अपील भी करूंगा कि ऐसे कार्य के लिए वो जी सामने आए। जी बिल्कुल, मतलब ये स्मारक का जो इन्होंने एक बजट रखा है, बहुत अच्छा बजट है। सर, इसी विषय पे जो झीरम घाटी में जो ये जो हत्याकांड हुआ था, नरसंहार नक्सलियों के द्वारा मचाया गया था, इसको लेके आरजे रमझाझर हमारे चैनल के द्वारा भी एक स्पेशल एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें हमने जो शहीद हुए हैं, जो हमारे नेता जो रहे हैं, उनके विषय में हमने बात करी है, नक्सलियों के बारे में हमने बात किया है। उस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उस वीडियो के लेके हमको रायपुर में सम्मान भी किया गया था। और मैं आपको भी बता दूं, जो अभी देख रहे हैं लाइव, आप चाहें तो झीरम घाटी जो नक्सली हत्याकांड जो हुआ था छत्तीसगढ़ का, उसको लेके आरजे रमझाझर ने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी टाइप का है वो। आप जाकर आरजे रमझाझर के वेबसाइट पर, आरजे रमझाझर के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। सर, क्या कहेंगे? रमझाझर ने उस चीज को एकदम यादगार बना दिया था, बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो हमने बनाया था। निश्चित रूप से आपका जो चैनल है एकदम राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध है और हर पल उसकी रिकॉर्डिंग के लिए एकदम चैतन्यपूर्ण अपना किरदार निभाता रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बधाई क्या कि स्मारक जो है, ये जो शहीद हैं उनका जो कृत्य है, नक्सलियों का एक तरफ हम वो करते हैं, पर उनके आचरण को भी देखेंगे। एक साथ इतने नेताओं को कर दिया जाना, कत्लेआम कर दिया जाना, और इसके लिए आपके चैनल ने जो पहल की, उसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, उसको बधाई देता हूँ। और यह जो सराहनीय कार्य आप हमेशा देश के लिए, देशवासियों के लिए निभाते रहें, समाज के लिए। जी बिल्कुल। तो ये तो झीरम घाटी की बात को लेके हो गई। कार्यक्रम हमने किए हैं, उसमें झीरम घाटी को हमने यहाँ पे जो मुंगेली में भी कार्यक्रम हुआ था, उसमें हमने प्रेजेंट किया था। सर, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना चाहूँगा कि आपने जो फिल्मांकन किए हैं, उस को एक चित्रण किए हैं, जिसे देखने के बाद लोगों में दिलों को झकझोर के रख देता है ये चित्र जो है। और इससे देख करके लोगों में एक जो गलत करने वाले हैं, जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो गलत कृत्य करते हैं, उनके कार्यों के प्रति कहा जाए तो एक क्रोध पैदा कर देती है कि ऐसे कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए जो ना ही समाज लगता है, ना राजनीति का कोई भी किसी भी सत्ताधारी लगता है, इसमें जो भी नेता हैं वो हमारे राज्य के लिए अगर करते हैं, तो मैं निश्चित ही चाहूँगा कि ऐसे जो कृत्य जो हुए हैं वो दोबारा कभी ना हो। और आपके रमझाझर चैनल ने जो उन्हें दिखा करके लोगों में जो शक्ति दिया है और ऊर्जा दी है कि ऐसे कार्यों के प्रति हम एक मुहिम छेड़ें, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। और मैं रमझाझर की टीम को, रमझाझर चैनल को और उसकी टीम को इसके लिए बधाई और देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही चाहूँगा कि वो ऐसे कार्य से अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक निश्चित रूप से पहुँचाते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक इसी में बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, जैसे ये शहीद हुए हैं, इनके स्मारक बनाने की घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार की एक अच्छी पहल है, वो स्मारक का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो शहीद के जो परिवार हैं, तो उन परिवारों को सम्मान के साथ साथ उनके भरण पोषण के लिए, उनके नैतिक उत्थान के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए सरकार के द्वारा ऐसा कुछ अगर प्रावधान किया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। स्मारक तो है ही है, स्मारक के अलावा ये सब चीज़ करना, सर क्या कहेंगे इस बारे में? ये स्मारक, झीरम घाटी का स्मारक जो है, शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए, यादगार के लिए बहुत अच्छी बात है। एक बात चुपती है, जैसे हमारे एक मित्र के भाई हैं, कवि मित्र हैं, राजकमल जी कश्यप वहाँ शहीद हुए नक्सलियों के हमले से, और सरकार के पास ये लोग आवेदन लेके गए कि इसको शहीद माना जाए, पर सरकार इनको शहीद नहीं मानती, केवल सीआरपीएफ या सेना के जवानों को ही शहीद मानती है। तो सरकार से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि नक्सली हमले में जो शहीद हमारे सैनिक हैं, हमारे जैसे
मुख्यमंत्री जी के आए थे कश्यप जी के उसमें जरा गाँव के पास उमा गाँव जो था उसमें आए थे, और अच्छी बात है। पर जितने भी नक्सलियों के हमले से शहीद हमारे सैनिक होते हैं उन्हें भी नक्सली माने जाएंगे, मेरी विनम्र प्रार्थना है सरकार, उन्हें भी शहीद माना जाए। जी जी बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई जिनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, केवल सीआरपीएफ जो है, बीएसएफ की जो टीम है, उनके जो कमांडर होते हैं उनका अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनको शहीद कहा जाता है। लेकिन जी ये एक अच्छी पहल है, ये करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि चलिए हम झीरम घाटी की बात तो हमने कर लिया, उन्होंने स्मारक बनाने की घोषणा उन्होंने कर दी है, उन्होंने अच्छा खासा उसके लिए भी पैसा आवंटित कर दिया है। एक 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 चीज उन्होंने और कहा है कि जैसे रायपुर में, नया रायपुर में, पुराने रायपुर में भी गढ़ कलेवा का निर्माण किया गया है। गढ़ कलेवा अगर हम बात करें तो वो भी हमारे छत्तीसगढ़ी सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करती है, एक अच्छी तरीके से वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, खान पान हर चीज़ वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। उसी के पैटर्न पे वो पूरे छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में 27 अलग अलग गढ़ कलेवा बनाने की उन्होंने घोषणा की है। क्या कहेंगे इस बारे में जी? क्या है, हमारे जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है और जो शाकाहारी है उसमें एक प्रकार का जो तत्व है और सुपोषण के तत्व जो होते हैं तो सब लोग यदि अच्छे ढंग से बताएंगे। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के पकवान हैं, जो व्यंजन हैं, गढ़ कलेवा जो है वह शरीर और स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत पूरक होता है, महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए ये एक अच्छी शुरुआत है। और गढ़ कलेवा जो जिला में बनाया जाए उसकी भी हालत तो दाल भात केंद्रों के समान ना हो, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको अच्छा उसमें अच्छी भूमिका निभाने के लिए अवसर दिए जाएं, ये और एक विनम्र अपील है। गढ़ कलेवा के लिए स्वागत है। गढ़ कलेवा के लिए स्वागत है। सर क्या कहेंगे? सरकार कहती है कि हमारी जो सरकार है वो नई पीढ़ी की सरकार है, नए लोगों के लिए सरकार है, और उसके साथ साथ फिर वो गढ़ कलेवा जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति के द्योतक हैं, और एक तरह से कहती हैं हम नई पीढ़ी की सरकार है। क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि सरकार के लिए तारीफों के पुल से पुल बांधते चलेंगे, क्योंकि सरकार अगर आम पब्लिक के लिए अगर नए नए योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को अगर सामने ला रही है, छत्तीसगढ़ के अच्छे संस्कार को, अच्छे कार्य को सामने ला रही है, और उनके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो छत्तीसगढ़ के जो कहा जाए संस्कृति है और उस संस्कृति को सामने ला करके ला रही है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये अच्छा प्रयास है। इससे जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग सियान लोग जो बनाते थे, जैसे चीला है, गुलगुल भजिया कहते हैं, और कई सारे पकवान हैं जैसे चीला फरा है ना, और तिलगुजा पिठा है। तो ऐसे ऐसे जो पकवान जिसको हमारे जो नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भूलते जा रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं कि पकवान होते क्या हैं। तो ऐसे पकवान की जब जानकारी उनको मिलेगी तो एक हमारे जो पुराने संस्कार हैं जो बुजुर्गों ने दे रखे हैं, तो उनसे एक नया क्या कहते हैं नई ऊर्जा आने वाली है। सर जैसा आपने चीला भोगरा भुजिया की जब बात करी है तो थोड़ा सा मुंह में पानी आने लगा है। इस विषय में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक इस दौरान हम लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे बहुत सारे विषय हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारे ऐलान किए गए हैं, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद की बात उन्होंने करी है, 3,29 करोड़ रुपए उन्होंने अनुमान लगाया है। उसके साथ ही सुपोषण के लिए वो उच्च सूचकांक की बात कर रहे हैं, हम सुपोषण में बहुत आगे बढ़ रहे हैं बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा, ये बातें भी उन्होंने कही है। गुड़ वितरण के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए रखा हुआ है। इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। जिला अस्पतालों में सिकल सेल्स बीमारी से निपटने के लिए उन्होंने एक नए यूनिट बनाने की बात इन्होंने कही। बहुत सारे विषय हैं। हर साल युवा महोत्सव के लिए वो 5 करोड़ रुपए आवंटित करने की बातें हैं। तो हम सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। जी हम
संस्कृति की अमर झांकी न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत में प्रसिद्ध है। मोमेली की दास्तान को बयां करता आपका अपना टीवी चैनल आरजे रंगझांझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग। चल मेरे में डाल थोड़ा। चलिए तो अभी हम विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास और ब्रेक है, और ब्रेक आप देखें क्योंकि 5-10 मिनट हम समय लेंगे। उसके बाद फिर आपको इन सभी विषयों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जनरल स्टोर्स एवं पुस्तक भंडार, एक ही छत के नीचे सभी सामग्री उपलब्ध। स्कूली बच्चों से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक के बच्चों के लिए सभी पुस्तकें, कॉपी, पेन, टिफिन बॉक्स, टोपी, चश्मा, मोमेंटोस मटेरियल आदि के विक्रेता। बैग पर 40% की, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स पर 30% की छूट। देव जनरल स्टोर्स एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मोगेली, 9753 644 023। देव जनरल स्टोर्स एवं पुस्तक भंडार, एक ही छत के नीचे सभी सामग्री उपलब्ध। स्कूली बच्चों से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक के बच्चों के लिए सभी पुस्तकें, कॉपी, पेन, बैग, टिफिन बॉक्स, टोपी, चश्मा, ट्रॉफी कप, मोमेंटो स्पोर्ट्स मटेरियल आदि के थोक व चिल्लर विक्रेता। स्कूल बैग पर 40% की छूट। वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स पर 30% की छूट। देव जनरल स्टोर्स एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मोगेली, 9753 644 023। आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रंगझांझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग। खुशहाल किसान, मोदी की पहचान, खुड़िया के पानी, छत्तीसगढ़ ही ने पानी। बसे हम लोग मनकुटी, श्वेतगंगा, अमर टापू जैसे प्राचीन संस्कृति की अमर झांकी न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत में प्रसिद्ध है। मोमेली की दास्तान को बयां करता आपका अपना टीवी चैनल आरजे रंगझांझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग। एग्जाम तक के बच्चों के लिए सभी पुस्तकें, कॉपी, पेन, बैग, टिफिन बॉक्स, टोपी, चश्मा, ट्रॉफी कप, मोमेंटो स्पोर्ट्स मटेरियल आदि के थोक व चिल्लर विक्रेता। स्कूल बैग पर 40% की छूट। वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स पर 30% की छूट। देव जनरल स्टोर्स एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मोगेली, 9753 644 023। देव जनरल स्टोर्स एवं पुस्तक भंडार, एक ही छत के नीचे सभी सामग्री उपलब्ध। स्कूली बच्चों से लेकर कंपटीशन एग्जाम तक के बच्चों के लिए सभी पुस्तकें, कॉपी, पेन, बैग, टिफिन बॉक्स, टोपी, चश्मा, ट्रॉफी कप, मोमेंटो स्पोर्ट्स मटेरियल आदि के थोक व चिल्लर विक्रेता। स्कूल बैग पर 40% की छूट। वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स पर 30% की छूट। देव जनरल स्टोर्स एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मोगेली, 9753 644 0। सभी पुस्तकें
पुस्तक भंडार, एक ही छत के नीचे सभी सामग्री उपलब्ध। स्कूली बच्चों से ले आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। खास मुलाकात का कार्यक्रम आप देख रहे हैं और आज हम जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो बजट का ऐलान किया गया है उस विषय पर हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देव गोस्वामी जी, मुंगेली के खास व्यक्तियों में से जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं रफीक सर जी हैं। ये बहुत सारे लेखन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया हुआ है। बहुत सारे पुस्तक इनके आते रहते हैं, बहुत सारी जो गीत हैं, कविताएं हैं, ये न्यूज़पेपर वगैरह में इनका आते रहता है। तो हम विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने चीला बोबरा सोहारी की बात करी थी। सर, वहीं से शुरुआत करते हैं। चीला बोबरा सोहारी के बारे में आपका क्या कहना है? गढ़ कलेवा जो है वो छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में बनाने की बात सरकार के द्वारा कही गई है, ताकि वो जो चीला बोबरा सोहारी है, देहरौरी है, वो अंगाकर रोटी है, वो सबके बारे में जानकारी मिल सके। क्या कहेंगे इस बारे में? एक मतलब वो होता है कि हम लोग डोसा को, इडली को तो जानते हैं, लेकिन उसी का प्रतिरूप जो चीला है, बोबरा है, हमारे जो छत्तीसगढ़ी पकवान है जो संस्कृति से जोड़ते हैं हमको, छत्तीसगढ़ी है हमको बनाने की सीख देते हैं। ये जो बहुत अच्छी शुरुआत है सरकार की। अब ये है कि हमको गढ़ कलेवा के लिए मुंह में पानी आएगा तो रायपुर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मुंगेली जिला में आएंगे, खा लेंगे। ये अच्छी बात है सर, रायपुर नहीं जाना पड़ेगा, मुंगेली जिला में जी मिल जाएगा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ तक 60 शब्दों में कहना चाहूँगा कि गढ़ कलेवा जो घरेलू व्यंजन जो बन रहे हैं, इससे क्या है, हमारे जो खान पान के जो आज के डेट में, आज की स्थिति में जो बच्चे लोग पाउच आइटम खाते हैं और जिससे ऑयली आइटम जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने के आदी होते जा रहे हैं। पाउच आइटम से मतलब क्या था? पाउच आइटम से जैसे कुरकुरे, लेज और ये सारे सामग्रियाँ हैं जो बच्चों के सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, जो सुपाच्य नहीं होते। लेकिन गढ़ कलेवा के आने से बच्चों को नए पकवान खाने को भी मिलेंगे और साथ ही साथ में क्या है, उनके सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। और इससे अच्छी बात और है कि जहाँ तक मैंने रायपुर में गढ़ कलेवा गया था और वहाँ जो उनके जो मूल्य हैं, दाम हैं, वो बहुत सस्ते होते हैं और सस्ते दामों पे अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। तो लोगों को इससे काफ़ी संतुष्टि भी होगी, कम खर्चे में बहुत अधिक खाने को मिलेगा, जिससे उनको जो है जंक फूड आइटम है, इससे भी उनको राहत मिलेंगे। तो इस लिए बहुत ही अच्छी सराहनीय कार्य है। ये सराहनीय पहल है। ये जो गढ़ कलेवा का जो कॉन्सेप्ट आया है कि रायपुर से हमने शुरुआत करी और 27 जिलों में गढ़ कलेवा देखने को मिलेगा। आप चीला बोबरा सोहारी सब चीज़ का आनंद ले सकते हैं। गढ़ कलेवा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पर आप जाके चीला बोबरा, देहरौरी, अंगाकर रोटी आप खा सकते हैं विद चटनी पताल के, चिरकुटी पताल के। सर क्या है कि ये जो पाउच संस्कृति की बात कही गोस्वामी जी ने, वो अपन जो ठेठरी या खुरमी को बना लेते हैं तो महीना भर तक के खराब नहीं होता, ये उस व्यंजन की विशेषता है। तो ये पाउच संस्कृति से भी हमको मुक्ति मिलेगी इससे। चीला वगैरह जो है तो घंटे 2 घंटे का सुपाच्य अच्छा भोजन है छत्तीसगढ़ का। तो इसलिए पाउच जो संस्कृति है उसको समाप्त करने के लिए गढ़ कलेवा का जो विस्तार होगा वो बहुत अच्छी शुरुआत है सरकार की जी। तो एक विषय हमारे पास ये है, सकल घरेलू उत्पाद के लिए अभी वो ऐसा वो सोच रहे हैं कि लगभग आपका 3,29 करोड़ रुपए के आसपास अनुमानित है कि इतना जाएगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद। तो पहले हम अपने जो दर्शक हैं, क्योंकि अधिकतर जो बड़े बड़े जो शब्द होते हैं, संवैधानिक जो टर्मिनोलॉजी होती है, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं हो पाती है। हम आपसे जानना चाहेंगे जो सकल घरेलू उत्पाद है, कि इससे हम क्या समझे, ये है क्या आखिर? क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद का क्लियर कंसेप्ट मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे एक किसान है, वो धान भी उत्पादन करता है, गन्ना भी लगाता है, उसके पास साग सब्जी के लिए एक निश्चित जमीन है वह भी करता है, तो और गुड़ भी बनाता है उस गन्ना से। तो मेरी दृष्टि में ऐसा होगा
पूरी तरीके से ये समझ में नहीं आ नहीं, ये जो चर्चा हमारा वो सामान्य चर्चा है सर, क्योंकि हमको भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, जब हम ऐसा सोचते हैं तो आम जनमानस भी ऐसा ही सोचता है उसके बारे में। और जब 3,29 करोड़ रुपए जब ये ऐसा सोचा गया है कि इतना इस बार का है सकल घरेलू उत्पाद में इतना फायदा होना है या उतना हम उसको सपोर्ट करने वाले लोगों को, तो इस विषय में सर आप क्या कहेंगे? इस विषय में सकल घरेलू उत्पाद 3,29 करोड़ रुपए अनुमानित है सरकार के द्वारा। सरकार ने अगर इतनी बड़ी राशि इस कार्य के लिए लगाई है तो निश्चित ही उनकी बहुत बड़ी सोच होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हम किसी योजनाओं के सूक्ष्म रूप के बारे में आम पब्लिक तक या आम जनता तक जिनको उसका लाभ लेना है वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे तो उस योजनाओं को से काफ़ी सारी त्रुटियाँ सामने आ जाएगी। जैसे गबन की जो नीति है ना, लोगों में जो घूसखोरी है, गबन है, ऐसी नीति बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसके लिए तो सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों तक जो भी योजनाएं आती है, हजारों योजनाएं आज हमारे राज्य में देश में संचालित है, लेकिन उसमें से आम पब्लिक को बहुत सारी योजनाओं का नियमावली जो है वो उनको जानकारी नहीं होता, जिससे चलते बंदर बांट का कार्य हो जाता है। राशियों का जो बंदर बांट होता है जिससे राज्य को जो हानि होती है और आम पब्लिकों में जो समस्याएं आती है, ये भी एक कारण कहा जा सकता है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसे कार्य के लिए, नीतियों के लिए जो नई नई योजनाएं निकलती है उसका पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार हो, आम पब्लिक तक हो। अब रहा सवाल ये है कि सकल उत्पाद जो घरेलू उत्पाद से मेरा एक ऐसा या ध्यान ऐसा जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या है, जो छोटे छोटे कारीगर है जो अपनी कलाओं के माध्यम से लोगों तक कुछ नई योजनाएं और नई चीज़ों से सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक मटके से एसी का निर्माण कर देना, तो ये सकल घरेलू उत्पाद में शायद मेरे ऐसे सोच है कि ऐसे चीज आ रहे होंगे और इससे सरकार की जो व्यवस्था है वो भी स्पष्ट होती है कि आम पब्लिक या एक गरीब से गरीब व्यक्ति अगर कुछ कला का धनी है, किसी भी कला का, उस कला को वो अपना उभार करके सामने आम लोगों के बीच ला सके और उससे उसका जीवन यापन हो सके। और उसके लिए सरकार के द्वारा उनको फंडिंग किया जाता है, प्रोत्साहित किया। दोना पत्तल हो गया, ये सारी चीजें सिलाई कढ़ाई के थ्रू महिलाएं जो चटाई बना रही हैं, वो पैर पोछने के लिए बना रही है, तो उन सबके लिए सरकार उनके लिए इतना फंड रखी हुई है। वो अनुमान लगा रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। चलिए इस विषय में भी विस्तार से और किसी एपिसोड में हम बात करेंगे, लेकिन हमारे पास और कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि सुपोषण प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें, इस बार सरकार ने ऐसा अनुमान लगाया है कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो आपका 98,281 जो आय है, वो आय में कोई बढ़ोतरी हुई है पिछली दफा के अपेक्षा? इस दफा क्या कुछ आपको पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है? क्या है कि किसी भी सरकार के आने से प्रति व्यक्ति आय में एक बढ़ोतरी नहीं हो जाती। क्या है कि ये आंकड़े हैं और आंकड़ों से जो गरीब मजदूरों का पेट नहीं भरता। वो मुनव्वर राणा की पंक्तियां फिर से मैं आ जाता हूँ बार बार, मजदूर कभी एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है सर, और जो जिस लिहाज से आप बोलते हैं, जिस मिजाज से आप बोलते हैं, वो तो एकदम चाल खिला देता है उस विषय पे। जी क्या है कि मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। सरकार आंकड़ा तो दे रही है, इतना आ रहा है, पर मजदूरों को उसका लाभ कहाँ मिल रहा है? हमारी करके अगर अपना अच्छा। वैसे ही एक बात और, कि प्रति व्यक्ति आय की बात एक में भटकते भटकते पुलिस वालों को पहुंच गया। सरकार ने जैसे ही अपना पदभार ग्रहण किया था, ये विषयांतर जरूर हो रहा है पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी बिल्कुल। कि पुलिस वालों के लिए साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की थी, और वो साप्ताहिक अवकाश आज तक के वो फाइलों में भटक रहा है। तो उसके लिए मैं सरकार से, और फिर अपन जो विषय में आ जाते हैं, आंकड़ा है आय का, प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा, यह तो बहुत खुशी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे के लिए स्वागत। पर वो आंकड़ा जो है, गरीब भूखे पेट न सोए और गरीबों को APL और BPL कार्ड गिरवी ना रखना पड़े, क्योंकि सरकार का जो कदम है दारूबंदी का, शराबबंदी का पूरी तरह से भी लागू नहीं हो पा रहा है। वैसे ये जरूर हुआ है कि छत्तीसगढ़ियों की आदत शराब मंदी दूर रखने से कम पीने की आदत हो रही है और वो आदत यदि संस्कार में शुमार हो जाए बहुत खुशी की बात है। शराबबंदी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। यह भी
जी मतलब जो आय के आंकड़े में यह पूरा काम करेगा, पूरा काम क्योंकि करेगा। व्यक्ति बीपीएल कार्ड गिरवी रख के दारू पीता है। दारू पीता है। बहुत एक बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे इन्होंने बात किया कि भाई अगर प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो भी रही है, जितना परसेंट का भी इजाफा हो, लेकिन अगर बुरी आदतों को अगर लोग छोड़ दें तो उसमें अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। ये एक अच्छी बात है। सर आप क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद की बात हमने कर ली, अब ये प्रति व्यक्ति आय की बात है। सरकार इस बार अनुमान लगा रही है कि जो सालाना प्रति व्यक्ति जो आय है वो 98,281 रुपए होने को है, ऐसा वो कह रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? बढ़ोतरी है या घटोतरी है? अब ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से होगा तो मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूँगा, अगर सरकार अच्छी अच्छी योजनाएं लाते रहें और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो गरीब परिवार से हैं, जो बहुत ही निचले तत्व से जो जीवन यापन करते हैं, अगर ऐसे लोगों को उनके कलाओं के हिसाब से, उस कला के हिसाब से तो आगे आने का अवसर है, तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। और नए नए योजनाओं को अगर सही ढंग से अपन सुचारू रूप से अगर कर सकते हैं तो उसमें प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी होगी। लेकिन सरकार अगर इसके प्रति निरस्ता योजनाएं निकाल करके अगर नीरस हो जाती है तो इसमें केवल कागजी कार्यवाही पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ते रहेंगे, है ना, लेकिन वो आम पब्लिकों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सर इस पर कोई कविता आ रहा है क्या? बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ी में हमारा सरकार जो है वो नरवा गरवा गुरुआ बारी से बहुत सारे कवियों के लिए रास्ते निकाल दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ी में कहना चाहूँगा, जंगल कुछ मन के अपन और दारू बढ़ते नवा नवा योजना ले मन देते सब लोग काम, और काम के बदला पैसा मांगबे तो घूस लेते हाय राम, घूस लेते। तो ये ऐसी योजनाएं तो बहुत निकलते रहते हैं, लेकिन उस योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो बहुत बेहतर तरीके से हो तो प्रति व्यक्ति आय निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की आय और बढ़ेगी। जी बहुत बढ़िया इन्होंने एक कविता के माध्यम से कहा। सर जब आपने कहा कि नियम और जो कानून है या योजनाएं हैं वो तो बनती रहती हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन पे वहां पर घाटाबाजी होती है, आपने बढ़िया उसको कटाक्ष भी किया। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि जिला अस्पताल में जो बीमारी है, एनीमिया की बीमारी को लेके हो, चाहे अगर हम बात करें आपके विशेष रूप से एनीमिया की बीमारी के लिए और सिकल सेल्स के लिए विशेष यूनिट की स्थापना की जाएगी जिला अस्पतालों में, ये बात कही गई है। हम अगर मुंगेली जिला अस्पताल की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? जिला अस्पताल मुंगेली जी। जिला अस्पताल मुंगेली के बारे में ये कहूँ कि जब जिला अस्पताल स्वयं बीमार हो, जहाँ प्रसूता के लिए कोई डॉक्टर ना हो, कोई मतलब उसको उपस्थिति न मिले, है रेफरल क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको, प्रासंगिक अस्पताल बना दिया गया है। और एक निवेदन करूं कि जो अस्पताल का जो मार्ग है ठेकेदार ने इतना 90 अंश के कोण में बनाया है कि वहाँ पहुँचते ही आदमी अस्पताल जरूर पहुँच जाएगा। जी अस्पताल पहुँचते ही वहाँ पहुँच जाएगा। जी वो 90 अंश के कोण बना के छोड़ दिया। और सिकल सेल यूनिट और ये सब जो बातें हैं वो ठीक है, पर भैया जब तक डॉक्टर सेंसिटिव नहीं होगा और मतलब बीमार व्यक्ति को लाभ देने के लिए जब तक वो अपनी आत्मा से मतलब तैयार नहीं होगा, तब तक कि आप लाख अस्पताल खोल दीजिए, बीमार ही रहेंगे और अस्पताल तो अस्पताल ही रहेगा। जैसे प्रार्थना घर है, आप गए सुबह प्रार्थना किए ईश्वर के सामने, मस्जिद में गए नमाज पढ़े, शाम को अपना भ्रष्टाचार। चलिए ये अच्छी बात है। मुंगेली जिला अस्पताल की बात जब आती है तो फिर संजय जो यहाँ के रहवासी हैं उनके मुस्कान चेहरे पे खिल कर, और वो पीड़ा का है कि वो रियल में खुशी का है। क्या कहेंगे इस बारे में सर? दिक्कत की बात यह है कि ये संवेदनशीलता की जगह हम संवेदनहीनता की बात जो आती है सामने, ये बहुत ही दुखद बात है। जिले का नाम अच्छे स्तर पे जाना चाहिए, और जहाँ तक हम कहते हैं कि अगर हम किसी का खाते हैं तो हमें उनका गाना भी चाहिए, है ना। इसी तर्ज में कहना चाहूँगा कि अगर हमें शासन प्रशासन की तरफ से अगर सुविधाएं देती है सरकार, हमको जो सुविधाएं देती है शासकीय कर्मचारियों को, तो हमें अपनी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि मानवता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और मानवता धर्म वहीं पर देखने को मिलता है
क्योंकि अगर कोई आदमी दुखी होकर के या बहुत बड़ी परेशानियों को पार करके वहाँ तक पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद वो अपने आप को थोड़ा सा महसूस करता है कि मैं इस जगह पर पहुँच गया हूँ तो निश्चित ही मुझे वहाँ पर राहत मिलेगी करके। लेकिन वहाँ अगर कहीं अव्यवस्था का आलम देखने को मिले या कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी पे पूरा खरा न उतरे तो यह दुखद बात है। तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ कि वहाँ पर सख्ती से काम ले और जितने भी कर्मचारियाँ वहाँ रखे गए हैं अगर वो कर्मचारी की कमी है तो उसकी पूर्ति करें और वहाँ पर अगर मशीनों की कमी है जिससे मरीजों को लाभ पहुँच सके तो वहाँ पर ऐसे व्यवस्था भी दें, सुविधाएं दें। चलिए, मतलब मशीनों की भी व्यवस्था तो वहाँ पर करी गई है, लेकिन उसको चलाने के लिए कहा जाता है कि कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी है तो उसको ऑर्डर देने के लिए वहाँ पर कोई और मेन अधिकारी नहीं है। जब हम देखते हैं, क्योंकि जिला अस्पताल की बात करें तो शुरू से जब से इसका निर्माण किया गया बहुत आधुनिक हॉस्पिटल माना जाता है। तमाम प्रकार के यहाँ पर मशीनों को वहाँ पर रख दिया गया, बहुत महंगे महंगे मशीनें सर वहाँ पे, लेकिन उसको चलाने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर नहीं है। डॉक्टरों के द्वारा अगर कोई मरीज वहाँ पर जाता है तो डॉक्टरों के द्वारा सीधा उसको डायरेक्ट रेफर कर दिया जाता है। अगर आप सर्दी खांसी का बीमारी भी, यहाँ पे ये कहावत एकदम लाजमी हो गया है कि सर्दी खांसी के इलाज लेके वहाँ पे आदमी जाता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है सिम्स, सीधा वहाँ पे जाए करके। तो तमाम प्रकार की समस्याएं सिम्स में देखी, हमारे जिला अस्पताल मुंगेली में देखी जा रही है। उसके बाद भी इस प्रकार का जब प्रायोजन सरकार के द्वारा किया गया है कि भाई 4 लाख जो एनीमिया की बीमारी के लिए आपका उतना पैसा उसमें आवंटित किया गया है। मैं आपको राशि भी बता देता हूँ। एनीमिया के लिए 4 लाख लोगों का इलाज इसमें हो चुका है बोल रहे हैं, और जो बचत है उनका इलाज किया जाना है। 60 करोड़ रुपए सुपोषण अभियान में ये खर्च करने वाले हैं। साथ ही जिला अस्पतालों में सिकल सेल्स यूनिट की स्थापना की जाएगी। बहुत सारे इतने सारे मशीनें, उसके बावजूद उन बीमारियों का इलाज नहीं किया जा रहा है। ऊपर से इस नए चीज के लिए और नई यूनिट का लगाया जाना कितना सार्थक आप समझते हैं, सार्थक वाले समझते हैं? क्या है कि वही बात है ना कि मतलब सिकल सेल यूनिट, एनीमिया, ये सब चीज़ें तो है, पर जो मूल बीमारी का मूल कारण और मूल बीमार व्यक्ति को संवेदना न देना भी तो सबसे बड़ी बीमारी है। आप सिकल सेल यूनिट कर दीजिए, सब कर दीजिए, तो उससे वह जो आम आदमी है प्रभावित नहीं होगा। क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए। तमाम चीजें आपके द्वारा ला दी जाएंगी, लेकिन जब तक उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा, जो छोटे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा अगर सही तरीके से उसका संचालन नहीं किया जाएगा तो कितनों भी महंगे से महंगे सामान आप ला दें, फैसिलिटी दे दें, उसका उपयोग जो जनता है, आम जनमानस है, उनको लाभ नहीं ला पाएगा। चलिए, हम एक अन्य मुद्दा है। इन्होंने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब हम शुरू करने वाले हैं। गाँवों में रहने वाले युवाओं राजीव युवा कल्याण हम योजना शुरू करने वाले हैं, और विशेष रूप से इसी में इन्होंने हाट बाजार योजना भी, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना स्वास्थ्य को लेके इन्होंने शुरू किया है, गांव में लेके शहरों तक, ये तमाम प्रकार की योजनाएं हैं। लेकिन अगर हम राजीव युवा मितान क्लब शुरू किया जाना, जो बात इन्होंने कहा है, ये कैसे देखते हैं? राजीव युवा मितान जो योजना, ये कैसे रहेगा सर? किस टाइप का ये हो सकता है युवाओं के लिए विशेष रूप से? क्या है, राजीव युवा मितान क्लब या कोई भी क्लब हो, युवा व्यक्ति के लिए जो उसकी बेरोजगारी दूर करे, उसको राष्ट्र की राष्ट्रीयता से जोड़े, ये बहुत अच्छी बात है। और जो बेरोजगार व्यक्ति इधर उधर भटके ना, आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना हो, या और बहुत सी बातें हैं। तो राजीव युवा मितान क्लब जो है बहुत अच्छी शुरुआत है। वैसे ही गांव में जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए जो फंड सरकार ने दिया है, वह भी बेरोजगारी का मुद्दा है और उससे मतलब कोई भी असहमत नहीं होगा, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो युवाओं के लिए अच्छा है और बेरोजगारों के लिए अच्छा है, आपने बताया। सर, आपसे जानना चाहेंगे युवाओं के लिए किस प्रकार से हितैषी होगा, जो बेरोजगार युवा है उनके लिए जो राजीव युवा मितान क्लब योजना है, क्लब बनाया जाएगा युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का, और उसके बाद फिर क्या होगा, किस प्रकार से इसमें उनको बेरोजगारी उनकी दूर की जाएगी, क्या लगता है आपको? क्योंकि जानकारी तो अभी हमको किसी को नहीं है, इसके बारे में विस्तार में चर्चा कहीं पर नहीं की गई है, जानकारी भी नहीं दी गई है, लेकिन ये हमारी सोच में आती है कि भाई इस प्रकार से क्लब हो सकता है, इस प्रकार से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। क्या लगता है आपको? जैसे कि आप देख रहे हैं, आज शहर से लेकर के गाँव तक जो युवा हैं, चाहे वो ग्रामीण युवा हों या शहरी हों, है ना, सभी लोगों में एक युवाओं में एक कार्य करने की जो क्षमता को बढ़ावा दिया जाता है। इससे क्या है कि जो
घर में जो कॉलेज लोग होते रहे, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ कि ये योजनाओं का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, लेकिन इतना तो जरूर कहना चाहूँगा उनके सब्जेक्ट से कि युवाओं को आगे आने के लिए एक अच्छा अवसर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और अगर इसका सही क्रियान्वयन हो तो बहुत अच्छे से युवाओं को कार्य करने से और के लिए एक अवसर मिल जाएगा। जी, इस योजना का एक लाभ युवाओं को बिल्कुल मिलेगा। चलिए, लगभग अब 1 घंटा होने को है हमारा कार्यक्रम, आप देख रहे थे खास मुलाकात। अभी कुछ 2-3 और मुद्दे हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं, फिर अगला जो हमारा जो विषय रहेगा या अगला जो हम बैठक रखने वाले हैं, क्योंकि हर हफ्ता यह कार्यक्रम आप देख सकते हैं हम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। एक चीज जो हमारे पास आया है सर, बागवानी को लेके, जैविक खेती को लेके, कृषि विकास को लेके बहुत सारे इस बार पैसे का उन्होंने आवंटन किया है। इस बार के बजट में उसको रखा गया है। किसानों के लिए जो जैविक खाद का जो प्रयोग है उसके लिए वो प्रोत्साहित करने के लिए वो लगभग 20 करोड़ रुपए उन्होंने प्रस्तावित किया है। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है, वाटर सेविंग के लिए जो है उन्होंने भी आपका 200 करोड़ रुपए उन्होंने बजट इस बार तैयार किया है। तो हम एक बड़े विषय के ऊपर ये बात कर सकते हैं कि भाई पानी बचाना बहुत जरूरी है, उसके लिए सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है। किसानों के कृषि कार्य को प्रलोभित करने के, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत पैसा खर्चा कर रही है। कृषि में जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे पैसे आवंटित की गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसानों को इतना सपोर्ट मिल रहा है, क्या पैसा दे देने से, क्या उनके सामने में सारी चीजें रख देने से क्या उनका कृषि कार्य में प्रगति होगी? क्या सोचते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? क्या है कि जैविक खाद योजना जो है किसानों के लिए अच्छी योजना है। इससे उनको दुकान में जा कर के खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, नकली खाद की समस्या से मुक्ति मिलेगी। उनका जो श्रम है वही खपत होगा, उससे उनका लाभ होगा। बागवानी के लिए भी जैसे प्याज का मूल्य 100 रुपये हो जाता है, बागवानी में किसान स्वयं प्याज लगाए, अधिक से अधिक प्याज लगाकर वह जो प्याज का मूल्य है जो व्यापारी बढ़ा देते हैं उसका नियंत्रण होगा। अच्छी बात। जल संरक्षण भी तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जल संरक्षण के लिए हर नगर पंचायत और नगर पालिका के जो बन चुके हैं तो टाउन प्लानिंग के हिसाब से उसको छोड़िए, अभी जो बन रहे हैं भवन, उसमें जरूर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत जरूरी मुद्दा है। जल संरक्षण जो है, और इसके लिए ही सरकार ने वो जो नरवा 3000 से अधिक नालों की सफाई करके उसका वो का पुनर्जीवित करने का जो प्रयास किया है, वह भी जल संरक्षण का एक बहुत बड़ा और अच्छा मुद्दा है। आगर पर जो अरपा में, बिलासपुर में जो अरपा में जो बनाया जा रहा है, वह भी मतलब अरपा का जल प्रवाह जो है साल भर बना रहेगा। उससे क्या कहते हैं, जमीन का जो जल स्तर है बढ़ा रहेगा। यह अच्छी बात है। और ये जो मुद्दे वही तो है, सरकार चाहती है कि हर काम जन सुविधा के लिए जनहितैषी बने, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता। जैसे धान खरीदी का मामला है, वैसे ही हो गया है। चलिए, जल संरक्षण के लिए पहले भी बहुत पैसे दिया गया था। बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो हमारे प्रशासनिक कार्यालय हैं, जो कार्यालय है विशेष रूप से, वहाँ पर इसको शुरू किया गया था। अब उसको गांव-गांव में इसको लाने का प्रावधान है, किस प्रकार से जल संरक्षण किया जा सकता है, जैविक खाद के थ्रू कृषि को कैसे प्राथमिकता दी जा सकती है, कृषि में अधिक लाभ कैसे किसान कमा सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए, एक जाते एक मुद्दा और हमारे पास है। हम मुंगेली जिले के बाशिंदे हैं, मुंगेली जिला में यहाँ पर रहते हैं। हमसे लगा हुआ बेमेतरा जिला है, वहाँ पर डेयरी को लेकर वहाँ पर प्रावधान किया गया है। डेयरी वहाँ पर लगाया जाएगा, दूध को लेकर वहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहाँ पे दूध का उत्पादन किया जाएगा। इस विषय में क्या कहेंगे देव जी? सबसे पहले तो अभी इसके पहले जो चर्चा हो रही थी जैविक खाद के बारे में, मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार काफ़ी सारी योजनाएं जो सामने लाई है, काफ़ी अच्छी योजना है, सराहनीय प्रयास होना चाहिए। लेकिन इसमें सरकार के सारी योजनाओं के साथ अगर भ्रष्टाचार निवारण कोई योजनाएं लागू कर दे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हर कार्य के पीछे भ्रष्टाचार कहीं कहीं से दीमक की तरह लगे रहते हैं उसको ध्वस्त करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो मैं केंद्रित करना चाहूँगा, सरकार का ध्यान भी केंद्रित करना चाहूँगा इस डिबेट के माध्यम से कि
भ्रष्टाचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं कि एक व्यक्ति अगर अपने स्वतः लाभ के लिए किसी चीज को गलत तरीके से अगर उसको भंजाना चाहता है तो वहाँ पर जो सरकारी जो राशि है उसका हनन होता है। उस हनन के चलते जहाँ तक लोगों को लाभ होना चाहिए वहाँ व्यक्ति विशेष रूप से लाभ नहीं हो पाता है और वो एक ही व्यक्ति उसको भ्रष्टाचार के माध्यम से गवर्न कर देता है। तो सरकार के को मैं का ध्यान भी मैं केंद्रित करना चाहूँगा कि अगर कोई भी नीतियाँ निकाले तो उसका निश्चित रूप से अंतिम छोर वहाँ तक होना चाहिए जहाँ से भ्रष्टाचार ना हो सके तो आम पब्लिक को उसका बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार जैसे आपने कहा डेयरी के लिए कि डेयरी उत्पादन से हमारे तो छत्तीसगढ़ को एक अच्छा बड़ा व्यवसाय मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और छत्तीसगढ़ जो है जिसे इस कार्य के लिए काफी परिपूर्ण किसान काफी दक्ष हो अच्छे कार्य कर सकेंगे कार्य से किया जाए तो बहुत सराहनीय प्रयास होगा और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा यह लाभ अर्जन का भी बिल्कुल मतलब एक छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी योजना चलाई जा रही है नरवा गरुआ गुरबा और बाड़ी करके उसमें गरुआ के लिए उन्होंने प्रावधान तो किया हुआ है लेकिन विशेष रूप से इस बजट में बेमेत तरह के बाशिंदों के लिए ये फायदा है क्योंकि वहाँ पर डेयरी की स्थापना की जाएगी और अगर वहाँ पर डेयरी की स्थापना की जाती है तो वहाँ पर गाय पालन में वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा फिर दूध का व्यवसाय में उनका हाथ वहाँ पर रहेगा तो एक तरह से रोजगार उपलब्ध कराने का इनका प्रावधान है। चलिए जाते जाते एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे जब हम शिक्षा की बात करते हैं छात्रों की बात करते हैं छात्रावासों की बात करते हैं मुंगेली जिला में बहुत सारे छात्रावास हैं हमारे ऑफिस के सामने ही एक छात्रावास है। अगर हम छात्रावास की बात करें अभी 10 पोस्ट छात्रावास खोले जाने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है क्या लगता है आपको नए छात्रावास खोला जाना इंपॉर्टेंट है ये जो पुराने बने हुए छात्रावास है उनका जीर्णोद्धार करना बच्चों को सही तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करवा पाना क्या लगता है आपको क्या ज्यादा जरूरी है? दोनों ज़्यादा जरूरी है। जहाँ दूरी हो वहाँ नया छात्रावास खोल दिया है जंगली इलाकों में और जहाँ के छात्रावास जैसे कि भी अपने मुंगेली के छात्रावास के लिए जीर्णोद्धार की पिछले बार जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने 50 लाख का वो किया था छात्रावास जी बिल्डिंग के लिए। तो ये क्या है छात्रावास जो है छात्रों के अध्ययन स्थल के रूप में विकसित होता रहा है इसलिए जो दूरी है जैसे इधर जंगल खुड़िया ATR वगैरह में छात्रावास जहाँ नहीं बने हैं वहाँ बनाए जाए जिला में और ये एक बहुत आधार है फाउंडेशन है शिक्षा का छात्रावास जो है छात्रावास जरूरी है। मेरा सवाल इस प्रकार से था देवी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा छात्रावास तो बना दिया जाता है सरकार के द्वारा लेकिन उसमें जो फैसिलिटीज हैं बाथरूम होना चाहिए पानी की व्यवस्था होना चाहिए अलमारी होना चाहिए पंखा होना चाहिए बेड होना चाहिए गद्दे होने चाहिए कंबल होने चाहिए तो ये जो बेसिक सुविधाएं जो छात्रों को मिलनी चाहिए जिनके अभाव में उनकी शिक्षा में काफी प्रभाव पड़ता है इस विषय में क्या कहना चाहेंगे नए छात्रावास ज्यादा बनाने इंपॉर्टेंट है या फिर पुराने छात्रावासों का जीर्णोद्धार? जी नए छात्रावास बनाने के बजाय अगर इसको देखा जाए तो जो पुराने छात्रावास हैं उनका जीर्णोद्धार करना ज़्यादा कारगर साबित होगा क्योंकि वो बच्चे पहले से अगर अभावग्रस्त हैं किसी कार्य के लिए तो वहाँ पर अगर कहीं अच्छा हो जाता है तो जो पहले से जो बच्चे जो रह रहे हैं उनको एक अच्छी सुविधा नए छात्रावास लाभ लेने के लिए नए छात्रावास भी सही लेकिन काफ़ी सारी जो असुविधाएं जो उसको के लिए अगर अधिकारी विभाग से हैं वो सक्षम अधिकारी अगर समय समय पर अवलोकन करते रहें तो ये समस्याओं से बचा जा सकता है। तो चाहेंगे कि पुराने जो छात्रावास हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से संचालित करने का प्रयास किया जाए और ये पहला प्रयास रहेगा। चलिए और उसके लिए हॉस्टल वार्डन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हीं के वजह से बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। चलिए जाते जाते सर पारदर्शिता भी होनी चाहिए पारदर्शिता होनी चाहिए एक अच्छी बात आपने कही।
पूरे छत्तीसगढ़ का बजट अभी सरकार पेश कर रही है, अभी भी बजट सत्र जारी है, लगातार चर्चाएं चल रही हैं अब तक, लेकिन जो चर्चाएं की गई उसमें मुंगेली जिला के लिए कोई प्रावधान अब तक निकल कर नहीं आया है। क्या लगता है आपको आगामी दिनों में क्या मुंगेली जिला के लिए कोई चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं? और दूसरी बात, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे इस खास मुलाकात के कार्यक्रम को, और जिस प्रकार से हमने सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा की, अब हम हर हफ्ता ऐसा चर्चा करने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एपिसोड लोगों के सामने लाते रहें और जिन विषयों की जानकारी लोगों तक नहीं जा पा रही है उन विषयों के ऊपर चर्चा करें। तो दोनों के विषय में जाते जाते आप आखिरी उद्बोधन क्या देना चाहेंगे और मुंगेली जिला के लिए क्या प्रयास लगाए जा सकते हैं? क्या आप आशाएं लेकर बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? मुंगेली जिला के लिए जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कुड़िया से पेयजल की व्यवस्था, वैसे ही अगर नदी बचाओ एक योजना के लिए उनके पास टीम गई है। हमारे जो स्टार सोसाइटी के सदस्य हम मिले थे, तो वो हो सकता है कि इसमें और कर्मचारियों के लिए तो देंगे ही देंगे जी, तो होता ही होता है, कर्मचारियों की मांग अंत में की जाती है क्योंकि कर्मचारियों की मांग, क्योंकि हम उसके अंग होते हैं सरकार के, ऐसा सरकार मानती है। पेंशनर भी कुछ न कुछ उनके अंग हैं, पर सरकार सेंट्रल पेंशन सेल की बात जैसे मैं किया, रायपुर में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। मुंगेली जिला के लिए तो पेयजल के लिए बोल चुके हैं, और हो सकता है कोई नई घोषणा हो अगर नदी के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हो सकता है कि यहाँ पर भी पॉलिटेक्निक कॉलेज। चलिए ठीक है, तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम को? हाँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा भाई। ये जो चैनल है अच्छा है कि प्रदेश का जो बजट है उसकी कमियों को, उसमें जो क्या किया जा सकता है उसको संकेत करने वाला है, दिग्दर्शक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे और आपके चैनल से बातें शेयर करके। चलिए, अच्छा लगता है, तारीफ करते हैं। चलिए देव जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे मुंगेली वासियों में, क्या कुछ मिल सकता है आगामी बजट में, और क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को जो आज हमने यहाँ पर खास मुलाकात का कार्यक्रम किया? जी। राह निहारत सांझ भयो साहेब आयो में मुंगेली जिला मतलब सब माना जाता है कि काफ़ी छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना तहसील रहा, जिला रहा है। और यहाँ विडम्बना ये रही है कि हमारे नगर पालिका जो हैं वो नगर पालिका में विपक्ष की सरकार बैठती है, ऐसा लोगों का मानना है कि विपक्ष के अधिकारी बैठने से है ना यहाँ विकास नहीं हो पाता है, और ऐसी विडम्बना रही है हमेशा से। लेकिन इस बार ऐसा अपेक्षा है सरकार से कि वह मुंगेली जिले के लिए भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। अभी जैसे सर जी ने कहा है कि आगर नदी के लिए, तो तरुण छत्तीसगढ़ प्रेस में हमने एक खबर लगाए थे कि धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, जब हमारे पुन्नूलाल मुल्ले जी यहाँ के मंत्री थे अभी पिछले इसमें सरकार में, तो उस समय हमने खबर पे खबर लगाया था जिससे वहाँ का जो दूषित जल है और दूषित जल इकट्ठा हो जाने से काफ़ी बदबू आने लगे थे, जिससे लोगों का आवाजाही में प्रॉब्लम हो रहा था, काफ़ी सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही थी। और इस पर हमने जब खबर के माध्यम से संज्ञान में लाने की कोशिश किया तो काफ़ी अच्छा उसका प्रयास रहा। शहर की जो समाज सेवी संस्था हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वयं से शहर की गंदगी को दूर करने का प्रयास किया, आंगन की गंदगी को दूर करने का प्रयास किया। इसी प्रकार मंत्री जी ने भी और प्रशासनिक अमलों ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन वह धीरे धीरे फिर ठंडे बस्ते में चला गया है। अच्छा, आपने कहा कि आपने तरुण छत्तीसगढ़ में लगाया था, हमने भी दिखाया था रमसागर में, उस खबर को प्रसारित किया गया था। सफाई करवाना तो एक उद्देश्य था, सफाई करने के लिए हम भी प्रेरित थे, और अच्छा ये था कि प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, नेता, मंत्री सबके सब उसमें शिरकत किए थे। उसके अंदर रमसागर की खबर के बारे में आप क्या कहेंगे सर जी? काफी अच्छा, देखिए क्या है, अगर चैनल के जो एक्टिव हैं, जो चैनल एक्टिव चैनल होते हैं, जैसे रमझाझर चैनल, आपके जो चैनल है वो शहर के प्रति काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, क्योंकि शहर की काफ़ी सारी समस्याओं को, मुद्दों को सामने लाती है, आम पब्लिक के सामने लाती है, सरकार के सामने लाने का प्रयास करती है, और जिससे सरकार
के संज्ञान में आता है कि कहाँ पर कमियां दिख रही है और जिसे सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो इससे कुछ प्रयास होता है मुंगेली में, कुछ आज के डेट में जैसे गार्डन है। नहीं सर, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा कहना ये था, आपके लेख से, आपकी खबर से सफाई अभियान तो शुरू हुआ, लेकिन सफाई अभियान में किस प्रकार से खेल खेला जा रहा था, इस खबर को हमने दिखाया था, जिस प्रकार से फोटो खींचा जा रहा है, और क्या आगर नदी की सफाई हो पाई? नहीं, जिस हिसाब से एक आस दिखाया गया था कि आगर नदी के समय समय पर सफाई होती रहेगी और प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से समय समय पर सफाई करती रहेगी, जैसा आश्वासन दिया गया था चैनल वालों को, है ना। रमझाझर चैनल को भी इसके बारे में शायद कहा गया था, हमने देखा था चैनलों में कि इसके लिए समय समय पर ध्यान दिया जाएगा सफाई के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसमें कहा जाए तो इसके लिए जो भी सफाई कार्य के लिए जो भी राशि आई थी उसका भी बंदरबाट हो गया, ऐसा देखने को मिला, है ना। शहर का सर्वांगीण विकास के लिए तो काफी प्रयास किया जाता है शहर के लोगों के द्वारा, चैनलों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, लेकिन ये क्या होता है कि थोड़े दिन के लिए रहते हैं, 4 दिन की चटनी फिर अंधेरी रात कहा जाता है, तो ऐसा कार्य हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो। और मुंगेली आज बहुत आप देखेंगे कि बेमेतरा जिले को का जितना विकास हो रहा है, क्या मुंगेली का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर मुंगेली पुरानी जिले हैं, वो है तहसील है, सबसे पुराना तहसील है, और यहाँ काफ़ी बड़े बड़े जो कहा जाए कार्य करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो धीरे से वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इस बार सरकार से अपेक्षा है कि वो शहर के विकास के लिए विशेष रूप से ध्यान देगी। बिल्कुल, विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और दिखावा ना करके काम किया जाना चाहिए, तब जाके कहीं विकास हो पाएगा। चलिए ठीक है, जाते जाते सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जब अब हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलने वाले हैं, आप दोनों तो साथ रहने वाले हैं, कुछ और नए साथी हमारे साथ होंगे, और समय होगा, मौसम होगा होली का, होली आने वाला है, तो होली एक विशेष टॉपिक हमारा रहेगा जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, भाग भी गाने वाले हैं। आप तो बहुत बढ़िया गाते भी हैं सर, हम गाना भी सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे अब जो दर्शक जो होली को लेके हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले हैं, जाते जाते होली के लिए 2 पंक्तियां अगर आपकी तरफ से हो पाए तो? होली क्या है कि एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, और इसमें जो हमारे संस्कार हैं वो एक नज़ीर अकबराबादी की पंक्ति है कि पंक्ति याद नहीं आ रही, उसमें एकता, धार्मिक एकता, क्योंकि ये जो पर्व है न हिंदू का पर्व है न मुसलमान का पर्व है, एक रंग पर्व जो है एकता का पर्व है, जीवन को रसमय बनाने का पर्व है। नया साल शुरू होता है हमारे हिंदू संस्कृति में, उसका पर्व है, चैत्र जो महीना है, और एक पौराणिक कथा भी उसमें जुड़ी हुई है जी। और वो जो कथा है हम सबके लिए आदर्श है, संस्कृति का आदर्श है। तो सर जैसे लास्ट टाइम हमने पूंगा पंडित किया था आपके साथ कार्यक्रम, तो आपका पूंगा पंडित बहुत लोगों ने देखा है, इस बार क्या कुछ विशेष इस बार करने वाले हैं आप? हाँ, उसके मैं चिरपोटी दास ज्योतिषाचार्य के रूप में आ रहा हूँ जी। आपको बहुत बहुत एडवांस में धन्यवाद, कल पढ़ूंगा उसको जी। चलिए, चिरपोटी दास ज्योतिषाचार्य चिरपोटी दास। चलिए, तो ज्योतिष ज्ञान लेकर ही आने वाले हैं, 12 राशियों की जानकारी चिरपोटी दास के द्वारा दी जाएगी, हम उनके बारे में जानेंगे जी। सर क्या कहना, सर कोई पंक्ति अगर आप समझ ले, तब तक हम देव जी से बात कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे चलते चलते होली के पर्व को लेकर, क्योंकि आगामी दिनों में हम होली के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जी। होली जो है दुश्मनी मिटाने का त्योहार है, दुश्मनों को गले लगाने का पर्व है, क्योंकि इस त्योहार को विशेष रूप से इसलिए मनाया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ कुसंगतियाँ भी है, जैसे कि जीवों की हत्या होती है, इस पर्व में कुछ असामाजिक तत्व लोग जो हैं, या असामाजिक तत्व नहीं कहा जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता है कि उसमें किसी जीव का हत्या होता है। मुर्गे को देखने को मिलते हैं कि मुर्गे कटते हैं, बकरे कटते हैं, तो यह काफी घृणित कार्य है। ऐसे कार्यों पर थोड़ी अंकुश होनी चाहिए, अंकुश लगानी चाहिए, और इसे बढ़िया मिलजुल करके अच्छे से मनाना, ये हमारा संदेश जाए।
इसके लिए हम कविताओं के माध्यम से भी लोगों को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। सर कविता आपकी सुनेंगे। कविता कहने से पहले मैं एक शब्द और मैं आपको बोल दूं, क्योंकि हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा ये अभी फरमान जारी किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक विश्वव्यापी एक वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस। और उस कोरोना वायरस का जड़ है चीन, और चाइना से हमारे यहाँ जो होली के सामान यहाँ पर आते हैं, रंग गुलाल पिचकारी तमाम चीजें आती हैं, तो उनको डर है कि कहीं हमारे मुंगेली जिला में कोरोना वायरस ना पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने अपील किया है कि आप चीन के सामानों का यूज ना करें। इस विषय पे क्या दो लाइन जी? बहुत सही बात है। ये कोरोना वायरस जो है और हम चीन की जो सामग्री है उसको ग्रहण न करें, न लें, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो ग्रहण न करें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पंक्ति अधूरी रह गई थी जी। हाँ क्या है, मैं इसकी कविता लगाए थे कि इसमें जो आपसी जो रंजिश होते हैं उसको भूल करके कि हम एक साथ होली खेलें, तो मान्यता के आधार पर लोगों का कई प्रकार से रहता है, जैसे कि कृष्ण और राधा की होली है ना, तो मैया खेलन दो तो लल्लन के, है ना, रंग गुलाल और अरबी लगाएं, ऐसी टाइप का है। जैसे राधा बोलती है कि मुझे उसकी पंक्तियां याद नहीं आ, रंगों का त्योहार मनाए होली में, है, और आप ऐसा कुछ है, लेकिन मुझे वर्तमान में याद नहीं आ रहा जी। होली पर दो पंक्ति, एक शायर का कलाम है कि मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है, पर मुश्किल तो यह है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। चलिए तो और कुछ है सर इसके आगे हम चिरकुटी दास के जरा सुनाएंगे। चलिए, तो आप देख रहे थे कार्यक्रम खास मुलाकात का, आरजे रमझाजर की खास पेशकश थी, और आज से हमने ये सीरीज की शुरुआत कर दी है। आज हमारा पहला एपिसोड था जिसमें हमने बजट के ऊपर हमने चर्चा किया, बजट के बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा किया। अभी बजट सत्र लगातार जारी है, मुख्यमंत्री के द्वारा और बहुत सारे ऐलान किए जाने हैं। हम मुंगेली के दो नामी हस्तियों के साथ यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, इनके द्वारा भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंगेली के लिए भी कुछ और विशेष निकल कर सामने आ सकता है। हमारे साथ बने हुए थे देव गोस्वामी जी, हमारे साथ थे रफीक सर, इन्होंने बहुत सारी बातों पे चर्चा किया, सभी विषयों पे क्या कुछ और सुधार किया जा सकता है इस बारे में भी हमने चर्चा किया। आप देख रहे थे आरजे रमझाजर का खास मुलाकात कार्यक्रम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और देखते रहें आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाजर। मैं मुखराज सिंह, फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार। अब मिलेंगे होली में, छोड़ के जा रहा हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा था कार्यक्रम? तो यार हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा दी है बोलने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। जैसा अभी अच्छा, वो अभी भी प्रक्रिया चल ही रहा है बोलने का। रियल में क्या है, जब इसके पहले आया तो उसको बोलने का सिस्टम हो क्या होगा ये तो समझ सामान्य चर्चा है, सामान्य चर्चा में तो बहुत अच्छा है। हमको जानकारी का भी कोई मतलब नहीं है। हमको लगा कि भाई अभी 9:30 दिन का नहीं रात का है, तो हमको लग रहा है भाई रात का नहीं, हमारा दिन का 9:30 बजे ऐसे। मैं पढ़ाने लेकर लंबा पढ़ा लेता है, जो इन्होंने टॉपिक उठाया, दोनों पक्ष में जोड़ी